मेरी बड़ी दोनों बेटियां और एक बेटा बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई तो बहुत ही काली और बदसूरत थी। इससे पहले मेरी दोनों बेटियां थीं। अब बहुत ही सुंदर गोरी चमक रंगत की। तीनों ही बच्चों को देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। उन्हें गोद में उठाने के लिए मन मचल उठाता था। लेकिन मेरी सबसे छोटी बेटी को देखकर तो मेरा दिल ही जल गया था। मेरा तो दिल उसे गोद में उठाने या उसे बुलाने को भी नहीं चाहता था। उसकी परवरिश भी मैंने एक नौकरानी से कराई थी। एक बार की बात है, जब मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, तब उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरे सारे बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए थे। वह अकेली ही काफी देर तक रोती रही। जब रो रो कर थक गई, तो खुद ही उठकर खड़ी हुई और आंसू पहुँचते हुए अंदर कमरे में चली गई। मैं ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। मेरे दिल में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि ये भी तो मेरी बच्ची है। इसे भी तो मैंने ही जन्म दिया है। मैं कुछ तो इसका ख्याल करूं, बल्कि मैं तो एक माँ होते हुए भी ऐसे अनजान बनी रही। उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। समय गुजरता गया। मेरे सारे बच्चे जवान हो गए। मेरे दोनों बेटियां इतनी खूबसूरत है कि कम उम्र में ही उनके रिश्ते आने शुरू हो गए थे। और फिर एक एक करके दोनों की शादी हो गई, सिवाय मेरी बदसूरत बेटी के। मैं और मेरी दोनों बेटियां अपने अपने घरों में राज कर रहे थे। लेकिन अब मुझे अपनी छोटी बेटी सोहा की फिक्र थी, जो मुझे दिन रात अंदर ही चिंता दीमक की तरह खा रही थी। कई बार मैंने उसके पापा से बात की कि आप कोशिश करें, अपने जानने वालों में, अपने यार दोस्तों में कहीं इसका रिश्ता हो जाए। तो वह मेरी तरफ दया भरी नज़रों से देखते हैं और कहते हैं, बस करो। मैं उनसे ज़्यादा बहस नहीं करती, क्योंकि मैं जानती थी कि आजकल लोगों की पसंद बहुत हाई फाई हो गई है। उन्हें बस गोरी चिट्टी लड़की ही चाहिए होती है। एक दिन मेरे मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई और कहने लगी कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अगर तुम लोग करना चाहो तो मैं उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगी। लेकिन लड़का जो है वह लंगड़ा है। लेकिन उसका बाप अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। लड़के को पैसा कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं कल ही उन लोगों को यहाँ बुला लेती हूँ। मैं भला क्यों इनकार करती। मैंने उस रिश्ते करवाने वाली से कहा, ठीक है बुला लो। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर आ गए। लड़का भी था, बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लड़का था। बस एक कमी थी कि एक पैर से अपाहिज था। हमें तो लड़का बहुत ही पसंद आया, लेकिन दिल में वही डर था कि कहीं ये भी और रिश्तों की तरह इनकार करके ना चले जाएं। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मेरी बेटी उन लोगों के सामने आई, तो वह गुस्से से एकदम उठ खड़े हुए। लड़का अपनी बैसाखी के सहारे उठ खड़ा हुआ और बोला, क्या मेरे लिए आप लोगों के पास यही बदसूरत लड़की रह गई थी? हम सब बड़े ही परेशान हुए कि अगर एक लंगड़ा इंसान ने भी यह जुर्म किया है, तो बाकी क्या करेंगे। इन्हीं सोचों से मेरा बीपी बढ़ना शुरू हो गया और मैं बीपी की मरीज बनकर रह गई। मेरे पति तो कहते कि अगर शादी नहीं भी होगी तो क्या समस्या है। कुछ लड़कियां तो कभी शादी नहीं करती, तो क्या उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। मैं अपने पति को बस देखती रह जाती। वह अखबार पढ़ने में इतना बिजी हो जाते थे कि मैं उनसे दोबारा बात ही नहीं करती थी। मेरी बदसूरत बेटी सोहा, जिससे मैं बहुत ही नफरत करती थी, वह मेरे पास आई और कहने लगी कि मम्मी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने बस 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की, लेकिन इसमें तो बीए भी कर लिया था। लेकिन अब फिर से अपने बाप के सामने खड़ी थी कि मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन मैंने पूरी तरह से मना कर दिया। मायूसी में सर झुकाए अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ आजकल मेरे बेटे आकाश पर अमेरिका जाने का भूत चढ़ा हुआ था। वो किसी भी तरह बस अमेरिका जाना चाहता था। एक दिन अपने पापा से कहने लगा कि मुझे अमेरिका हर हाल में जाना है, यहाँ कुछ भी नहीं है। आकाश अपनी दादी का बेहद लाडला था, इसलिए दादी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे एक ही मिनट में अनुमति दे दी थी। तब मैंने खूब शोर मचाया था, लेकिन मेरे शोर मचाने से क्या, जल्दी से सारी तैयारियां की और फिर मेरा प्यारा बेटा आकाश एक हफ्ते के अंदर ही अमेरिका चला गया।
मैं उसकी जुदाई में बहुत ही बीमार रहने लगी थी। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। अब सोहा ने मेरी बहुत ही सेवा की थी, लेकिन मैंने उसे कभी से मोह नहीं लगाया था। कुछ दिनों में मेरी तबीयत कुछ सही हुई तो रिश्ते करने वाली एक बार फिर मेरे पीछे पड़ गई। क्योंकि जब से आकाश अमेरिका गया, हमारे घर में दौलत की बारिश हो गई थी। रिश्ते वाली के सामने मैंने हाथ जोड़ दिया और कहा कि सोहा की शादी कहीं भी करवा दो, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। मुझे तसल्ली देकर चली गई। कुछ ही देर बाद मेरी सांस भी अपने कमरे से बाहर निकल आए और मुझे तसल्ली देने लगी। मैंने उनसे कहा कि आप ही कोई तरकीब बताएं जिससे कि मैं सोहा से जान छुड़ा पाऊं। तो मेरी सास ने एकदम मुझसे कहा कि बहू, इतनी नफरत ठीक नहीं होती। मैंने अपनी सास की आंखों में बहुत ही उदास देखती थी, तो मैंने उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप एकदम से इतनी ज्यादा उदास क्यों हो जाती है। लेकिन वह मेरी बात का जवाब दिए बिना ही आगे की तरफ बढ़ गई। बस इतना कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मेरा दिल बड़े ही जोरों से धड़क उठा था। ऐसा भी क्या बुरा होने वाला है? मेरे कई बार पूछने पर भी वह कुछ भी नहीं बताती। बस खामोशी का चोला पहने कई दिन तक कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। मैं अक्सर एक बात नोट कर दी कि मेरी जब ही कमरे में जाती तो मेरी सास एक संदूक खोलकर बैठ जाती थी और फिर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। फिर आसपास देखती है और उस संदूक को धीरे धीरे खोलते हुए उसमें से एक बड़ा सा पैकेट निकालती है और उसे देख देख कर रोने लगती। फिर उसको छुपाना शुरू कर दी थी। मैंने कई बार देखने की कोशिश की और अपने पति से भी पूछा, तो बोल देते तुम तो कोई और ही बात लेकर बैठ जाते हो। मेरे दो बड़ी नंदे भी थी जो कि दूसरे शहरों में रहते थे। वो काफी दिनों में चक्कर लगाया करती थी। इस बार जब मेरी सास की हालत खराब थी तो मैंने अपने पति को कहकर अपनी नंद को अपने यहाँ बुधवार रात दोनों नंद मेरे घर आए। मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर वो हमें रोता छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि मैं तो काफी दिनों तक इस सदमे से बाहर ही नहीं निकली थी। मरने से ठीक पहले उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने भी उसे आज तक सुख देने की कोशिश नहीं की। मुझे उनकी यह बात कुछ समझ नहीं आई थी। आखिर किससे सुख देने की बात कर रहे थे? मेरी दोनों नंदे हर वक्त अम्मा के पास ही बैठी रहती। जब मेरी सास की तबीयत खराब हुई तो मेरी दोनों नंद ने अपनी अम्मा को एक ही बात कहती थी, आपने एक बार फिर से अतीत को गले लगा लिया है, इसलिए तो आपकी तबीयत इतनी खराब हो रही है। मेरी सास ने अपने बेटे की मौत का कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया था, लेकिन उनके पास तो बहुत बड़ी पूंजी थी। मैं कभी कभी सोचती और परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या राज है जो मुझे नहीं पता है। मेरे पति किसको सुख देने की बात कर रहे थे और मेरी सांस का अर्थ क्या है? अतीत में ऐसा क्या हुआ था, मैं बहुत सोचती रहती है इस बात को लेकर, लेकिन मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता था। मेरे पति को मरे काफी समय हो गया था, लेकिन मेरी नंद अभी तक मेरे घर पर ही थी और मैं भी सोच रही थी कि अभी मेरी नंद की मौजूदगी में ही सोहा से आज़ाद हो जाऊं। जिस रिश्ते वाली से मैंने यह बात की हुई थी उसने आज शाम को आने के लिए कहा था। जैसे ही वह घर में आई तो कहने लगी, दीदी ऐसा रिश्ता लाई हूं कि आप भी दंग रह जाएंगे। मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, सब कुछ मेरी बड़ी नंद ने ही तय किया। कहने लगा तो कल आएंगे और आपको फिर बताएंगे। और फिर मैंने कुछ अच्छे खाने बना लिए। लड़का बहुत ही हैंडसम और दौलतमंद था। मैंने रिश्ते कराने वाली से कहा कि तुम किसका रिश्ता लेकर आई हो? दीदी ना जाने लोग क्यों इतनी जिद पर अड़े हुए थे कि हमें आज ही इसी जगह पर लेकर चलो। लड़के की मां नहीं आई क्योंकि वह बीमार रहती है। एक लड़का आया और उसके साथ उसकी एक बुआ आई थी। जैसे ही मेरी बदसूरत बेटी सोहा उनके सामने गई तो लड़के ने उठकर उसका स्वागत किया और उसे एक ही नज़र में पसंद कर लिया। मैं तो एकदम हैरान रह गई थी। हम लोग भी उनके घर गए। मेरी बेटी की होने वाली सास मेरे सामने आई, लेकिन अपना चेहरा पूरी तरह से छुपा रखी थी।
और कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खुद को छुपा कर रखा हुआ है कि कहीं मेरी बीमारी किसी और को न लग जाए। हम लोग बहुत ही हैरान हो रहे थे। इस कदर अमीर घर में मेरी बेटी जा रही है। लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी, इसलिए 1 महीने के अंदर ही मैंने उसकी शादी कर दी। मेरी काली कलूटी और बदसूरत बेटी के लिए ऐसा रिश्ता भगवान की बहुत बड़ी कृपा से कम नहीं था। हमने उसकी शादी की और फिर कभी भी पलटकर उसकी खबर नहीं ली। अब तो मुझे बस अपने बेटे की शादी करनी थी, जैसा कि हर माँ की इच्छा होती है कि वह जल्दी से जल्द अपने बेटे की शादी करें और पोते को अपनी गोद में खिलाए। लेकिन मेरा बेटा तो घर आता ही नहीं था। मैंने जब आकाश को जज्बाती ब्लैकमेल करना शुरू किया तो वह कहने लगा कि अगर किसी ने मुझे ज़्यादा तंग किया तो फिर वह हमेशा हमेशा के लिए सबकी जिंदगियों से चला जाएगा। आखिरकार मुझे हथियार डालने पड़े। अब मेरे घर मेरी सास अपने कमरे में रहती थी और मैं पूरे घर में इधर से उधर घूमती रहती थी। मेरी बड़ी बेटी अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका जा रही थी। अभी फ्लाइट में कुछ समय था कि वह मुझसे कहने लगी कि मैंने सामने सड़क पर एक आदमी को चलते हुए देखा है। वह हूबहू आकाश जैसा था। पहले तो मैं यही समझी कि कोई और होगा, लेकिन जब मेरे बच्चे मामा मामा कहकर पुकारने लगे तो फिर मैंने भी ध्यान दिया। सच में आकाश ही था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि आकाश तो अमेरिका में है। जैसे ही मैंने ये सब सुना तो मैं उलझन का शिकार हो गई और फौरन अपनी सास को बताया। वह कहने लगे कि उसका वहम होगा। मेरी बेटी कहने लगी कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकते। मैंने खुद आकाश को एक लड़की के साथ देखा था और सबसे बड़ी बात, उस लड़की ने छोटे बच्चे को भी उठाया हुआ था। ये सब सुनकर मेरा दामाद हंसने लगा और कहने लगा, अमेरिका जाने की खुशी में तुम्हें हर तरफ अपना भाई नजर आ रहा है। उसी बात पर हंसते हुए आगे की तरफ निकल गए। मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ अमेरिका में पहुंच गए। एक होटल में कमरा बुक कराया था। मेरे दामाद ने आकाश को फ़ोन किया तो उसने बताया कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, कुछ देर में वापस आकर आपसे मिलता हूँ। अब मेरी बेटी को भी कुछ सुकून हो चुका था कि उसका भाई यही अमेरिका में है। लेकिन शाम को मेरी बेटी का फिर फ़ोन आया तो उसने कहा, जब आकाश हमें मिला तो मैंने उसे बड़े गौर से देखा। अब मैं एकदम से उछल पड़ी। उसने वही सूट पहन रखा था जो कि इंडिया में पहना हुआ था। मैंने उसे समझाया कि जब आकाश वही है तो ज़्यादा इधर उधर अपना दिमाग मत लगाओ। मेरा बेटा अगर अमेरिका में है तो वह तुम्हें इंडिया में कैसे दिखाई देगा। मैंने भी आकाश को कॉल किया तो महसूस हुआ कि सच में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पर मैंने अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दी और कहा कि मेरा बेटा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और फिर यह कैसे मुमकिन है कि अभी इंडिया में था तो फिर इतनी जल्दी से अमेरिका कैसे पहुंच गया। फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मुझे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी बेटी का फिर कॉल आया। कहने लगी कि मम्मी, मैंने आज ही आकाश को एक लड़की के साथ देखा था। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन मम्मी, उनके साथ जो लड़की थी वह बहुत ही बदसूरत थी और भाई उसके साथ इस कदर खुश थे कि जैसे उनकी पत्नी हो। मैं बोली, क्या कह रही हो? जानती हो क्या अमेरिका का कितना खुला माहौल है। वहाँ पर लड़के लड़की का मेल मिलाप कोई बुरी बात नहीं समझी जाती। अब तुम भी ऐसे ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दो और मुझे भी सुकून से रहने दो। मेरी इस बात का सच में उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। काफ़ी दिनों तक मुझे फिर कोई ऐसी कॉल उसने नहीं की थी। इधर मैं भी भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन हमेशा ही मुझे तंग करती थी कि आकाश को एक शादी के नाम से इतना चिंता क्यों है। कहीं कोई उसने सच में लड़की पसंद तो नहीं कर ली है। एक दिन यही सब बातें करने के लिए मैं अपने सास के कमरे में जैसे ही दाखिल होने लगी, मेरे कदम वहीं पर थम गए थे। मेरे सास किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। तुम वापस आ जाओ, बस एक बार मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। 45 साल बीत गए हैं, तुम्हारी सूरत को देखे हुए सिर्फ एक बार मुझसे आकर मिल जाओ, बस एक बार। और मेरी सास की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे।
वह बार बार रुमाल से अपनी आंखें साफ कर रही थी। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई। वो किसे बुला रही थी? मुझसे अब और ज्यादा सहन नहीं हुआ और मैं जल्दी से कमरे के अंदर आई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो फोन को एक तरफ रख दिया और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी, आप क्यों रो रहे हैं? मैंने अचानक ही पूछा तो कहने लगी, बस आकाश की याद आ रही है। कब से गया हुआ है और पलट कर भी नहीं देखा। उसे परवाह ही नहीं है कि उसकी दादी किस कदर उदास रहती हैं। उसके बिना अम्मा जी, मैं भी तो यही बात करने आई थी। आप ही आकाश को वापस बुलाया और उसे समझाएं। अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरे साथ कहने लगी, मैं उसे बुलाऊंगी, वह जल्दी ही वापस आएगा। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पागल सा लड़का खड़ा हुआ था। मुझे देखकर बोला, तुम तो मजे की जिंदगी बसर कर रही हो और बहुत खुश हो। अपनी बदसूरत बेटी को एक ऊंचे घराने और बेहद खूबसूरत लड़के के साथ शादी कर दी है। तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। जाकर अपनी बेटी की खबर लो कि वो किन हालातों से गुजर रही है। अगर तूने अभी उसकी खबर नहीं ली तो भगवान तेरे ऊपर कहर बरसाएगा। तुम सारी जिंदगी माफी मांगेगी, तभी तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। मैं ये सब सुनकर हैरान हो गई कि पागल लड़का मेरी बेटी के ससुराल वालों को कैसे जानता है। मैंने उसे जवाब देने के लिए अभी कुछ सोचा ही था कि वह एकदम से चला गया। मैं परेशान हो गई थी। पता नहीं सोहा किस हाल में होगी। मैं भी तो उसकी शादी करने में बड़ी जल्दी की थी। मैं फौरन अपनी सांस के कमरे में जाने लगी, लेकिन दरवाजा में अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं दूसरी तरफ से गई और खिड़की में से अंदर झांका तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी सांस संदूक निकाले बैठी हुई थी और उनमें कुछ कपड़े निकालकर बार बार देख रही थी और फिर उन्हें आंखों से लगाती। उन कपड़ों के साथ एक तस्वीर भी थी जिसे वह बार बार चूम रही थी और उस तस्वीर से बार बार माफी मांग रही थी। उनका पूरा चेहरा आंसुओं से गिला था। यह मेरी सांस किसको याद करके इतना ज्यादा रो रही थी? मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आकर पूरी रात जागते हुए गुजार दी। एक तरफ मेरी सांस और दूसरी तरफ मेरी बेटी की सारी जिंदगी। बेटी पर किए जाने वाले जुल्मों सितम की वजह से भगवान का डर मेरे दिमाग पर सवार हो गया था। मुझे अच्छे से पूरी रात नींद नहीं आई थी। आज ये सारी बातें बड़ी ही बेचैनी कर रही थी। मैंने सुबह होते ही सोच लिया था कि आज सोहा के पास जरूर जाऊंगी। अम्मा को कहा कि आप भी साथ चले। अचानक मेरी दोनों बड़ी बेटियां घर में दाखिल हुई। मेरी अमेरिका वाली बेटी भी वापस आ चुकी थी। मैं भी हैरान हूँ कि यह क्यों आई है, क्योंकि घर में तो कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं था और दोनों मेरे पास आई। बड़ी बेटी जो कि अमेरिका गई थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही थी और फिर कुछ देर बाद कहने लगी कि मम्मी, आकाश ने अमेरिका में शादी करनी है। उसने हम सब से यह बात छुपाई है। मैं हल्का चेहरा देख रही थी। बहुत देर बाद बोली कि बेटा, तुम अपने भाई पर यह इल्जाम क्यों लगा रही हो? अभी कल ही रात को तो मेरी उससे बात हुई है और वह कह रहा है कि जल्दी ही माता के लिए वापस आ रहा है। मेरी बेटी मेरे मुंह की तरफ देखती जा रही थी और फिर अपना सर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी, मम्मी, आप माने या ना माने, लेकिन मैं कह रही हूँ कि शादी कर रखी है। मैंने अपनी बेटी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि आज तो मुझे सोहा के घर जाना है, बहुत जरूरी काम है, तुमसे वापस आकर बात करती हूँ। मैं और मेरे सास गाड़ी में बैठे। अम्मा हमेशा की तरह आज बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी, बल्कि पूरा रास्ता में 1 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग सोहा के घर के सामने पहुंच चुके थे। अम्मा जी पहली बार पोती की ससुराल में आई हुई थी। ऐसी शानो शौकत वाला बंगला हमारे पूरे खानदान में किसी का नहीं था। हम दोनों को नौकर ने बताया कि घर में इस समय सिर्फ छोटी मालकिन है, बाकी लोग कुछ देर के बाद आएंगे। मैंने कहा कि हम इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मा अंदर की चमक दमक में ही सो गई थी। हमारी बदसूरत बेटी के नसीब में ऐसा भी हो सकते हैं, हम लोगों ने सोचा नहीं था।
हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे कि अचानक अम्मा की नज़र दाएं तरफ वाली दीवार पर लगी एक औरत की फोटो पर जाकर रुक गई थी। उसे देखते ही अम्मा के चेहरे के रंग बदलने लगे थे। वह कहने लगी कि जल्दी से घर चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तभी अंदर कमरे से एक औरत बाहर निकली, लेकिन वह पूरी तरह चादर में ढकी हुई थी। उसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। अम्मा जैसे तैसे खुद को संभाले बैठी हुई थी। उस औरत ने अपनी बहू को आवाज दी तो मेरी बेटी किसी रानी की तरह कमरे में दाखिल हुई थी। उसका रहन सहन देखकर दंग रह गई थी। वो तो कहीं से भी नहीं लग रही थी मेरी यही बदसूरत बेटी है जिससे मैं इतनी नफरत करती थी। आज तो उसके चेहरे पर अनोखी सी चमक थी, बहुत सुंदर लग रही थी। अब मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन चादर में छुपी हुई औरत बोली कि अम्मा की इतनी जल्दी भी क्या है, आप बैठे, कुछ देर में सारे लोग आ जाएंगे, सबसे मिलकर ही जाना। फिर वो औरत कहने लगी कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हीरे जैसी बहू दी है। ये बहुत ही अच्छी है, इसने तो हमारे घर में आकर हमारे घर को चार चांद लगा दिए हैं। उस औरत की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। क्या मैं सच में सोहा की माँ हूँ, जिसने कभी उसे प्यार से गले लगाया ही नहीं। हम लोग बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाजे से एक लड़की दाखिल हुई। लड़की की गोद में बच्चा भी था। वह तो बहुत काला और बदसूरत था, लेकिन मैंने देखा कि वह औरत उस बच्चों को गोद में लेकर उसे प्यार कर रही थी। मैंने तो मुंह दूसरी तरफ कर लिया था कि भला ऐसे बच्चे को कौन प्यार करता है। औरत मेरी तरफ ही देख रही थी। फिर वो वही बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं ऐसे उछली जैसे मेरे गोद में सांप गिर गया हो। वह बोली, अरे क्या हुआ, अपने खून से कौन दूर भागता है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी बेटी 3 महीने में ही कैसे माँ बन सकती है। लेकिन मेरी बेटी की सास कहने लगी कि नानी बनने के लिए तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप दादी बन चुके हैं। उस औरत की बात सुनकर मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? वह कहने लगी, यह आप ही का खून है, मतलब कि आपका पोता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आकाश मेरे पीछे खड़ा था और जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं आगे बढ़ी और उससे पूछा कि तुम्हें यही मुंह काला करना था। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, उस औरत ने अपने चेहरे पर पड़ी चादर हटा दी थी। मेरी सास देखकर एकदम से दंग रह गई। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये सब कुछ क्या है। मैं बोली, अम्मा जी, यह सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो सब कुछ पता है। मेरे सास ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तो जाने अनजाने अपने सास के ही नक्शे कदम पर चल रही थी। बल्कि मैं तो अपनी सास भी गई गुजरी थी। मैंने तो खुद की अपनी बच्ची को ही अपनी नफरत का निशाना बनाया था। मेरी सास ने बताया कि उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। तीनों ही बच्चे बहुत ही खूबसूरत है। उनके घर में काम करने वाला एक नौकर था जिसकी पत्नी बच्चे की पैदाइश पर मर गई थी और उसने अपनी छोटी सी बच्ची को अपने सीने से लगाकर पाला था। लेकिन वह बच्ची बहुत ही काली और बदसूरत थी। लेकिन फिर भी मेरी सास का नौकर रामू अपनी बच्ची को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। एक दिन रामू ज्यादा ही बीमार पड़ गया। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब उसने अपनी 7 साल की मासूम बच्ची दिव्या को मेरे ससुर के हवाले करते हुए कहा था कि मेरी इस बच्ची का आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बाद बस इस बच्ची का ख्याल रखना, भगवान आपको इसका फल जरूर देगा। और मेरे ससुर ने अपने नौकर की बच्ची दिव्या को गले से लगा रामू को विश्वास दिलाया, दिव्या को भी अपने बच्चों की तरह का लूंगा। लेकिन मेरी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह बहुत ही काली और बदसूरत थी। जब मेरी सास के बच्चों दिव्या के साथ खेलते थे तो आसपास के लोग यही समझते थे कि वह बच्चे भी मेरी सास की ही बच्ची है। और मेरी सास को बहुत ही हैरान होकर पूछते, क्या ये भी आपकी बच्ची है? मेरी सास को मजबूरन दिव्या को अपनी ही बच्ची बताना पड़ता था, क्योंकि मेरे ससुर ने सख्ती से कह रखा था कि दिव्या आज से हमारी ही बच्ची है
लेकिन मेरी सास किसी भी तरह दिव्या को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। और फिर उन्होंने भिखारी की गोद में दिव्या को डाल दिया, साथ ही ढेर सारे रुपए भी डाल दिया। कहा इसे अपने साथ ले जाओ और उनकी परवरिश करना, वापस इसे कभी मेरे घर मत लेकर आना। जब मेरे ससुर को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत ही सदमा लगा था। उन्होंने मरते हुए रामू से वादा किया था कि वह इस बच्ची का ध्यान रखेंगे, लेकिन मेरी सास ने उनका यह मान तोड़ दिया था। मेरे ससुर गुस्से से बाहर घर छोड़कर चले गए और आज तक लौटकर नहीं आए थे। मेरी सास ने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की और उनकी शादी की। लेकिन मेरी सास को बात में बहुत एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत गलत किया था। उन्होंने अपने पति को खो दिया था। अब रोज रो रोकर अपने पति से माफी मांगती है और उनके लौटाने की दुआएं करती है। आज सोहा के घर पर लगी दिव्या की तस्वीर देखकर मेरी सास एकदम दंग रह गई। सोहा की सास दिव्या ही थी। दिव्या के चेहरे पर लगा बहुत बदसूरत दाग मेरी सास ने पहचान लिया था। मेरी सास ने जब ये कहानी सुनाई तो हम सब अपनी जगह हैरत से मुंह ताकते रहकर कहानी सुनते रहे। सोहा की सास आगे बढ़ी और मेरे सास से बोली, मम्मी जी, आपने जिस भिखारी को बेचा था उसने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला। भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी चमकाई कि आपके दिए हुए पैसों से उन लोगों ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और वह बाद में बहुत ही ज्यादा फला फूला। मेरी शादी हुई और फिर मेरे 2 बच्चे हुए। बेटा तो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन बेटी सांवले रंग की थी, लेकिन फिर भी मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी थी। बच्चे चाहे काले हो या गोरे अपने माँ बाप की जान होते हैं। मेरी कॉलेज में पढ़ती थी, उसमें आपका पोता आकाश भी पढ़ता था और वह मेरी बेटी से मोहब्बत कर बैठा। उन दोनों की शादी को काफी समय हो चुका है और उनका एक बेटा भी है। जब आकाश ने मुझे बताया कि एक बहन है और उसके रंग रूप की वजह से उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती है, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैंने आकाश से उसकी बहन की फोटो मांगी। उसने पूरे फैमिली का फोटो दिखाया था। उसमें मैंने सब लोगों को देखा तो आकाश की दादी को पहचान लिया था। मैंने उसी समय फैसला किया कि मैं अपने बेटे से आकाश की बहन की शादी करूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को अतीत फिर से दोहराया जाए और पता नहीं सोहा को पीछा छुड़ाने के लिए किसके पल्ले बांध दिया जाए। आज मैं सोहा को अपनी आंखों का तारा बनाकर रखती हूँ। मेरा बेटा भी सोहा से बहुत मोहब्बत करता है। मेरी सास तो सोहा की सास के कदमों में गिर गई थी। कहने लगी, दिव्या मुझे माफ कर दो, एक तुम ही हो जो मेरे पति को वापस बुला सकती हो। आज 42 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे सिर्फ एक बार कहने से ही वापस आ जाएंगे। और फिर सोहा की सास ने मेरी सास को माफ कर दिया। उन्होंने उसी समय फोन करके मेरे ससुर ने कहा कि वह सबको माफ कर दे और घर वापस आ जाए। मेरे ससुर ने भी मेरे सास को माफ कर दिया था और उन्होंने आने का वादा किया था। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मैंने अपनी बच्ची का बचपन कितनी बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया, लेकिन अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैंने अपने पोते को सीने से लगा लिया। भले ही उसका रंग सांवला था, वह बदसूरत था, लेकिन वह मेरा खून है और मेरा ही खून रहेगा। मैं अपनी बहू को अपने घर ले आई। हमारी फैमिली में अब खुशियां ही खुशियां हैं। मेरी सोहा अपने परिवार में खुश थी और मेरा बेटा आकाश अपनी पत्नी के साथ खुश था। चारों तरफ से खुशियां देखकर मेरा दिल गदगद हो जाता है। लेकिन आज भी जब उस पागल के बारे में याद करती हूँ जिसने मुझे एहसास दिलाया था कि जाकर अपनी बेटी की खबर ले, तो आज भी मेरा दिल कांप जाता है। हो ना हो वो भगवान के द्वारा भेजा गया कोई दूत था जिसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराना था और मेरी सास को भी माफी का मौका देना था। तभी तो भगवान ने ये लीला रचाई थी और पागल के भेष में अपना एक दूध मेरे दरवाजे पर भेजा था। मैं अपने भगवान का धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।